नमस्कार साथियों, क्षमता विकास कार्यशाला के चौथे हिस्से में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो पुरानी बातें समझी हैं, पिछली कार्यशाला में भी हमने काफ़ी विस्तार से कुछ बातें की थी। तो इस कार्यशाला में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या होते हैं, उनकी स्कोरिंग किस प्रकार से की जाती है, उनकी स्कोरिंग के लिए रूब्रिक जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं और एक जो प्रश्न हम लोग बनाते हैं अलग-अलग प्रकार के, उसको जब हम रिव्यू करते हैं या जब हम उसकी समीक्षा करते हैं, तो वो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? उसके अंदर में क्या-क्या कंपोनेंट हो सकते हैं जिसके आधार पर हम किसी प्रश्न को रिव्यू करें और ये कहें कि हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न बना है, इसको हम आगे के लिए बच्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग अपनी कार्यशाला शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दीर्घ स्तरीय प्रश्न क्या हैं और उसके ऊपर आगे की बात करते हैं। तो साथियों, जैसे हम लोगों ने पिछली कार्यशाला में ये देखा था कि अलग-अलग प्रकार के प्रश्न जो हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर हम लोगों ने उनको समझने का प्रयास किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम एक जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग किस प्रकार बनाते हैं या उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, उनकी स्कोरिंग हम किस प्रकार से करते हैं, ये हम लोगों ने बात की थी। और हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो उसमें जो 2 प्रकार हम लोगों ने देखे थे, एक लघु उत्तरी प्रश्न होता है और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। उसके ऊपर हम लोगों ने उन प्रकार की बात की थी। अब आज यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग किस प्रकार से इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनको उनके वो जो प्रश्न होता है, एक अच्छा प्रश्न किस प्रकार से दिख सकता है, एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होता है, उसके क्या-क्या घटक हो सकते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आज हम लोग जो है, अपने स्कोर कार्ड से बात करना शुरू करते हैं। कि जो हमारा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका स्कोर कार्ड जो है वो किस प्रकार दिखता है, क्या होता है, उसके क्या गुण हो सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्कोर कार्ड जो है, अ, जो फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, उसके अलग-अलग संभावित उत्तर और सही उत्तर के लिए कोड देता है। बच्चे एक फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन को उनको करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। और अ, उस जो तरीका होगा, जो उसके स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने कुछ कोड बनाते हैं कि इस कोड का क्या मतलब होगा, इस कोड का क्या अंक होगा। तो वो जो है, एक हम लोग को पहले स्कोर कार्ड जो है बनाना होता है कि बच्चे जो है प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ध्यान देना, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि यह मानक उत्तर जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड एक तरीका है उसको हल करने का, उसके लिए, और अन्य तरीके जो बच्चे संभावित रूप से अपना सकते हैं, उनके लिए अंक निर्धारित करता है। तीसरा यहाँ पर देखने वाली बात है कि सीखने के स्तर को समझने के लिए गुणात्मक आंकड़ों की पहचान करने में मदद करता है। जब हम स्कोर कार्ड बनाते हैं और हम लोग देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से प्रश्न को हल कर रहे हैं और उसके जो स्कोर कार्ड में जो एक जो हमारे को उसके जो अलग-अलग चरण दिए गए हैं, क्या वो उससे मैच कर रहा है या उससे मिलती-जुलती किसी और तरीके से वो काम कर रहा है या कहीं कुछ वो गलती कर गया है किसी अवधारणात्मक रूप में। तो ये जो बच्चा किस स्तर पर है, कितना सीखा है, उसको समझने में ये स्कोर कार्ड हमको मदद करता है। और अंत में ये एक बात लिखी गई है कि विद्यार्थियों की समझ में अंतर और उनकी गलत धारणाओं को पहचानने में भी मदद करता है। अलग-अलग बच्चे अलग-अलग प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे, तो वो किस प्रकार से उनमें उनकी समझ में अंतर है, इस
अवधारणा के प्रति बच्चों में कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं है। तो इस चीज को भी पहचानने में हम लोगों को ये स्कोर कार्ड की मदद जो है वो मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसलिए इसको बनाना हर प्रश्न के साथ में एक महत्वपूर्ण काम होता है जब भी हम बच्चों के असेसमेंट की बात करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब आपने यहाँ तो देखा कि जो एक फ्री रिस्पांस क्वेश्चन के जो स्कोर कार्ड होता है वो क्यों जरूरी है, वो क्या होता है। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन का जो स्कोरिंग जब हम करते हैं उसके साथ कुछ समस्याएं भी छोटी सी जुड़ी होती हैं। पहली चीज तो ये कि मानक जांच योजना की उपलब्धता की कमी से एफआर प्रश्नों की जांच में कठिनाई होती है। आप ये देखें कि जो ये प्रश्न होते हैं ये अलग अलग स्थान पर अगर इसकी जांच की जाए, अलग अलग शिक्षकों द्वारा इसकी जांच की जाती है, तो हमारे पास में कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है जांचने की योजना हमको नहीं मिल पाती है। तो एक ही प्रश्न को जब अलग अलग बच्चे हल करते हैं तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड जांच योजना की उपलब्धता में नहीं होने के कारण इसकी चेकिंग में हमारे को दिक्कत आ सकती है। अलग अलग तरीकों से इसकी व्याख्या हो जाती है। तो ये एक जो है समस्या का हमको सामना करना पड़ता है। मानक उत्तर तय करना ये एक समस्या हो सकती है। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो बच्चे अलग अलग तरीकों से अलग अलग तर्कों के आधार पर हल करते हैं, तो उसका मानक उत्तर एक कह सकते हैं कि कुछ प्रश्नों के लिए तो हम तय कर सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न के लिए ये तय कर पाना भी कई बार हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। कई बार ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे पास में, तो उस समय उसका एक फिक्स्ड आंसर बना देना कि भाई यही उसका एक आंसर होगा। गणित में बहुत हद तक इस चीज से हम लोग बचे होते हैं, क्योंकि गणित की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया को फॉलो करके अगर तर्क सही है, अवधारणा सही है, तो बच्चे एक निश्चित उत्तर तक पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो ओपन एंडेड प्रश्न, खुले छोर वाले प्रश्न होते हैं, जिनके लिए हम कोई मानक उत्तर जो है शायद तय नहीं कर पाते हैं। तो ये एक छोटी सी समस्या होती है। और एक और जो बात ये है जो कि पहले वाले पॉइंट से जुड़ती है, व्यक्ति परकता के आधार पर प्रश्नों की जांच करना, मतलब कि सब्जेक्टिविटी वाली बात यहाँ पर आ जाती है। क्योंकि हमारे पास में एक कोई मानक जांच योजना नहीं है, तो अलग अलग जगहों पर जब इसकी इवैल्यूएशन होता है इनका, तो जो टीचर वहां पर जांच रहा है उन प्रश्नों को या उस प्रश्न पत्र के हल को, तो वहां पर वो अपनी समझ के आधार पर जो है वो इवैल्यूएशन जो है, वो आकलन जो है वो कर देता है, जिससे कि कई बार एक बच्चों को भी समस्या हो सकती है और बच्चों के जो एक्चुअल जो उनका आकलन होना चाहिए उसमें भी जो है कुछ अंतर आ सकता है। तो ये इन समस्याओं को दूर करने के लिए, जो अपन अभी इससे पहले भी अपन बात कर रहे थे कि ये जो समस्याएं हैं अगर इनको दूर करना है तो एक विस्तृत रूब्रिक तैयार किया जाता है। और ये जो रूब्रिक है इसी को हम लोग एक तरीके से स्कोर कार्ड कह सकते हैं। रूब्रिक के कुछ दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्कोर कार्ड जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम उसमें क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। कई बार रूब्रिक ऐसे भी बनते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं, हाँ, जिसमें कि मार्क्स नहीं होते हैं, कुछ कमेंट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग जिस रूब्रिक की बात कर रहे हैं उसे हम लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि यहाँ जो हम रूब्रिक की बात कर रहे हैं, यहाँ हम अंकों के आधार पर तैयार किए जाने वाले रूब्रिक की बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप ये देखेंगे
पिछली बार जब हम लोगों ने कार्यशाला 3 में जब हम प्रश्नों के प्रकार पढ़ रहे थे, तो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन में हमने ये 2 अलग-अलग प्रकार के प्रश्नों पर बात की थी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब इनमें समानता क्या है? आप देखिए, इनमें समानता ये है कि जटिल संज्ञानात्मक कौशलों का परीक्षण कर सकते हैं। जटिल संज्ञानात्मक कौशलों का परीक्षण इन द सेंस कि आप जब बच्चे को कोई एक प्रश्न देते हैं, तो उसका जो हल बच्चा करता है, तो उसके हल करने के तरीकों से आपको ये समझ में आता है कि बच्चे की उस पर्टिकुलर जो हमारा उस प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव है, उस प्रश्न के पीछे के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, उन बच्चों वो जो अवधारणाएं हैं बच्चों को कितनी क्लियर है। ये चीज हम उसमें कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चीजों को हल करना होता है, और उस हल में कई पुरानी अवधारणाएं भी छुपी होती हैं जिसका उपयोग बच्चों को करना होता है। तो हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि बच्चे के पास में इस प्रश्न की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या इस प्रश्न के जो पीछे की अवधारणा है वो कितनी उसकी विकसित हो चुकी है, एक बात। दूसरी चीज, ये जो प्रश्न है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये गहरी सोच, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को ये पता होता है कि हमें यहाँ पर कोई एक आंसर को ABCD करके टिक नहीं करना है, हमको इसको हल करना होगा, और ये हम हल तभी कर पाएंगे जब हमारे जो पुरानी जो हमारी अवधारणाएं हैं इस प्रश्न से जुड़ी हुई वो सारी क्लियर होंगी, प्लस हम उन प्रक्रियाओं को भी अच्छी तरीके से जानते हैं जिस प्रक्रियाओं का उपयोग हमें इसको हल करने में करना है। तो सीखने को प्रोत्साहित करता है और सोच को बढ़ावा देता है। और तीसरा जो है, विद्यार्थी की गलत अवधारणाओं की समझ प्रदान करता है। ये एक शिक्षक के नजरिए की बात हो रही है। शिक्षक को यहाँ पर एक ये समझ में आता है इसको देख करके, जब वो प्रश्नों का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, कि बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे हैं। और अगर उन शिक्षकों को ये नजर आता है कि पूरी कक्षा में कोई एक पैटर्न दिखता है कि हर बच्चा उसी प्रकार की गलती कर रहा है, तो ये एक उनकी तरफ इंडिकेशन जाता है, एक इशारा मिलता है कि बच्चे की उस पर्टिकुलर जगह पर या उस पर्टिकुलर अवधारणा जो है वो कहीं ना कहीं कुछ मिसकंसेप्शन है पूरी कक्षा के अंदर में, जिसे कि टीचर फिर आगे की कक्षाओं में एड्रेस कर सकता है, फिर से उनको जो है उन अवधारणाओं के साथ में उनकी बातचीत चालू कर सकता है, उनको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी ये मैसेज जाता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उस गलती के पीछे क्या कारण है उसको भी वो समझे, ताकि वो आगे उसको फिर से उन गलतियों को ना दोहराए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो समझने के लिए, कि जो हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों और की बात जब हम लोग करते हैं, वो किस प्रकार से लघु उत्तरीय से मिलते हैं या अन्य प्रश्नों से किस प्रकार से वो अलग है। चलिए आगे चलते हैं। दोनों में अब अंतर की बात कर लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में आप जानते हैं, जैसे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में मैं अगर आपको एक छोटी सी उदाहरण की बात करूं, लघु उत्तरीय जो है, जैसे आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, खालिस्तान भरो, ये एक फ्री रिस्पांस क्वेश्चन है लेकिन लघु उत्तरीय टाइप है। या आपको कहा जाता है कि भाई एक शब्द में उत्तर दो या एक लाइन में उत्तर दो। वहां पर जो प्रश्न है उसका उत्तर आप एक शब्द में दे रहे हैं या एक वाक्य में दे रहे हैं, या कोई आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है या खालिस्तान भरो है, वहां पर एक शब्द या दो शब्द लिख करके आप अपना उत्तर लिख दे रहे हैं। लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 8-10 लाइन, एक पेज या बड़े भी हो सकते हैं। तो प्रश्न के प्रकार का अंतर है इसमें, किस प्रकार से हम उसमें रिस्पांस देते हैं उसमें अंतर पड़ता है। और स्कोर कार्ड, जब हम स्कोर कार्ड की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास में एक अगर फ्री रिस्पांस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो वहां पर जो एक शब्द आना है या जो वहां पर एक संख्या लिखनी है, हमको वही लिखना है। लेकिन जब हम
दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं तो वहां पर बहुत से चरण हो सकते हैं, उसको हल करने के स्टेप्स हो सकते हैं और हर स्टेप पर मार्किंग हो सकती है। एक ही स्टेप में हो सकता है कि एक से अधिक अवधारणा की जांच हो रही हो, तो वहां पर भी उन दो अवधारणाएं अगर हैं तो पूरा एक नंबर जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो स्कोर कार्ड में अंतर है वो, और जो प्रकार में अंतर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय जो फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं अपन प्रश्नों की। मुझे लगता है कि जो अभी हम स्कोर कार्ड की जो अपन ने बात की है, या जो हम लोगों ने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में अंतर की बात की है, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ये सारी बातें जो है आप लोग कई अपने अनुभवों से कई सालों से करते आ रहे हैं। अब प्रश्न की संरचना की बात कर लेते हैं। प्रश्न की संरचना का मतलब यह है कि वो प्रश्न अगर हमारे सामने में आए तो उसके क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है वो उस प्रश्न का कौन सा हिस्सा है। जैसे पहला जो हिस्सा है वो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलस, जिसमें कि प्रश्न को समझने और विश्लेषण करने के लिए होता है। मतलब जो प्रश्न की जो मेन बॉडी होती है, प्रश्न का जो शुरू का जो टेक्स्ट होता है लिखा हुआ कि भाई क्या दिया गया है, क्या करना है उसके अंदर में, ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्रॉम्प्ट की बात यह है कि भाई जैसे आपसे बोल दिया गया, प्रश्न दिया गया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि ए और बी के बीच में संबंध है कि ए और बी का योग जो है वो 80 अंश है। तो अब उसमें ये बोला गया है, नीचे में लिखा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ प्रश्न आपको मान लीजिए दे दिया जाता है, तो वो जो है प्रश्न के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ये जो है आपका प्रॉम्प्ट हो गया। जो दिया गया है ऊपर में कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसके कोण ए और बी का योग जो है 80 अंश का है, वो आपका स्टिमुलस हो गया। और डायरेक्शन, ये गणित के संबंध में बहुत ज्यादा उपयोग आपको नहीं दिखेगा, ये भाषा के प्रश्नों में ज्यादा होता है कि अ, किस तरीके से आपको प्रतिक्रिया देनी है। कुछ निर्देश कि भाई प्रश्नों को हल करने के क्या निर्देश हो सकते हैं, कुछ गाइडलाइन आपको दी जाती है कि भाई ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है। नॉर्मली ये जब पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज वगैरह दिया जाता है, वो वहां पर इस डायरेक्शन का उपयोग होता है। गणित में भी होता है, लेकिन गणित में कम उपयोग होते होते हुए भाषाई जो भाषा के जो प्रश्न होते हैं उनमें इस प्रकार की जो डायरेक्शंस होते हैं उनका उपयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग एक एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। इन जो भी हमने अभी तक बात की है उन बातों को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने में एक प्रश्न दिख रहा है, उसका चित्र दिख रहा है, और नीचे में कुछ बातें जो हैं आपको दी गई हैं कि सिद्ध करना है। तो प्रश्न ये है कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पीटी कोण पी का समद्विभाजक है, और क्यू आर को एस तक विस्तारित किया गया है। फिर आप एक चित्र देख रहे हैं, जो वहां पर वर्णन किया गया है ऊपर में उसका चित्र है, और नीचे में ये दिया गया है, सिद्ध करें कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर एस जो है वो 2 टाइम्स कोण पी टी आर के बराबर है। ये जो है आपसे कहा जा रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रश्न मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर है। आप देख सकते हैं इसमें जो भी लिखा गया है, जो चित्र दिया गया है, वो उससे मिलती जुलती चीजें हैं, सब देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें, चित्र के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ये स्टिमुलस है कि क्या जानकारी दी गई है, क्या है उसके अंदर। और नीचे में जो सिद्ध करें लिखा हुआ है वो प्रॉम्प्ट है हमारा, कि हमें यहाँ पर करना क्या है, करना क्या, निकालना क्या है हमारा।
हमें क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ कुछ चीज दी गई है, उसके आधार पर हमें कुछ हल करना है, सिद्ध करना है। तो ये अब देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्शंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रश्न दिया गया है, एक बच्चा अगर चीजों को ये समझ पा रहा है कि ये प्रश्न किस अवधारणा से संबंधित है, या मुझे इस प्रश्न को हल करने के लिए शुरुआत मुझे कहाँ से करनी है और कैसे मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मुझे यहाँ पर उस इस प्रकार की किसी डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ये टेक्स्ट हैवी क्वेश्चन होता, बहुत बड़ा पैराग्राफ होता, तो वहां पर कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि ये जो प्रश्न है, इसको हल करने के लिए जैसे हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी कि पहले हमको ये समझना होता है कि ये प्रश्न के पीछे की क्या अवधारणा है, इसके क्या उद्देश्य हो सकता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमने आज सुबह अभी बातचीत की है शुरुआत में स्कोर कार्ड की, हम लोग किस प्रकार इस प्रश्न को अपने उस स्कोर कार्ड इसके लिए बना सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो है अपना काम जो है आगे इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका इवैल्यूएशन कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो प्रश्न आपने देखा है ना, ये जो प्रश्न आपको पिछले स्लाइड में दिख रहा था, इसका जो परीक्षण उद्देश्य या टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है, वो क्या कहता है कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण का उपयोग कर समस्या को हल कर सकता है। मतलब कि बच्चे के पास क्या इस प्रकार की समझ है कि वो इस प्रश्न के पीछे की जो बात है कि बाह्य कोण का जो त्रिभुज का जो बाह्य कोण का गुण होता है, उसका उपयोग करके समस्या को हल कर सकता है क्या। तो परीक्षण उद्देश्य ये हो गया। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे के सीखने के प्रतिफल क्या है। क्या सीखने के प्रतिफल इसमें उपयोग किए जा रहे हैं? त्रिभुज के बाह्य गुण का उपयोग कर पाना। बच्चा क्या त्रिभुज के बाह्य कोण का जो गुण होता है, उसका उपयोग कर पा रहा है क्या। और दूसरा कि जो एक प्रश्न इबारती प्रश्न दिया गया है, क्या उसको वो गणितीय रूप में व्यक्त कर पाएगा। देखिए ये एक ऐसा दूसरा वाला जो हमारा सीखने का प्रतिफल है, वो एक जनरल सा प्रतिफल है, जिसको कि हम लोग कक्षा 3-4 से शुरुआत करते हैं, और जब तक बच्चे गणित करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तब तक ये चीज उपयोग होती रहती है। एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक हमारा कौशल है कि कोई अगर टेक्स्ट हमको दिया गया है, हम उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो दो प्रतिफल हैं, इनकी जांच करने के लिए यहाँ हम लोग जो है इस प्रश्न को हल करवाते हैं बच्चों से। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं, अगला देखते हैं इसके बारे में अगली स्लाइड पर। अब देखिए यहाँ स्कोर कार्ड दिया गया है उसी प्रश्न के लिए, जो प्रश्न अपने को हम लोगों ने स्लाइड 9 में देखा, उसी प्रश्न के लिए हम लोगों को ये स्कोर कार्ड दिया गया है। अब स्कोर कार्ड देखिए इसमें क्या दिया गया है कि पहले आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है, इसके लिए 3 अंक हमने निर्धारित किए थे। अब इस 3 अंक को किस प्रकार से हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। पहले पहला जो चरण है, देखिए इसका डिवीजन 3 चरणों में है। पहला चरण में हम बात कर रहे हैं कि कोण समद्विभाजक की दी गई जानकारी से कोण के बीच के सही संबंध को स्थापित करता है। अगर ये दिया गया है कि एक जो रेखा है वो एक त्रिभुज के किसी कोण की समद्विभाजक है, तो क्या ये समद्विभाजक वर्ड से ये समझ पा रहा है बच्चा कि वो जो कोण है जिसका वो समद्विभाजक है रेखा, वो उस कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट कर रही है, और उससे वो ये लिख पाता है कि क्यूपीटी और आरपीटी आपस में बराबर हैं, जो कि क्यूपीआर का आधा है। एक चीज। दूसरा,
त्रिभुज पीक्यूआर में बाह्य कोण के गुण का उपयोग करके कोणों के बीच का सही संबंध स्थापित करना। बाह्य कोण गुण क्या होता है? बाह्य कोण का गुण ये कहता है कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो बाह्य कोण का गुण है उसको वो सही तरीके से लिख पा रहा है कि नहीं, ये चीज जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ हम लोगों ने कुल मिलाकर के 3 में से ये देखिए आधा और 1.5 अंक जो है वो इस एक चरण के लिए हमने दे दिया। कौन सा गाइड करके इन चीजों को हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा चरण ये है कि त्रिभुज PQT में बाह्य कोण का गुण का उपयोग करके वही चीज जो पहले स्टेप में पहले चरण का जो दूसरा हिस्सा था वही दूसरे चरण में वो एक दूसरे त्रिभुज के लिए क्या अप्लाई कर पा रहा है और इन दोनों के उपयोग से वो हमें जो सिद्ध करना है वहां तक वो पहुंच पा रहा है। ये एक सिंपल सा गणना वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि ये जो दो समीकरण बनाने हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण का उपयोग करके जो हमें समीकरण बनाने हैं क्या वो समीकरण बच्चा बना पा रहा है? क्योंकि समद्विभाजक जो अवधारणा है वो बच्चा पहले सीख चुका है, लेकिन जो मेन यहाँ पर हमारा उद्देश्य हो रहा है कि क्या वो बाह्य कोण का जो गुण है त्रिभुज का उसको वहां पर वो ठीक से उपयोग कर पा रहा है और उसके बाद सिंपल गणना करके वो फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पा रहा है। तो ये चीज हमको हर जब भी हम स्कोर कार्ड डिजाइन करेंगे इस स्कोर कार्ड को बनाते समय इन बात का ध्यान देना जरूरी है कि हम कैसे छोटे छोटे हिस्सों में अपने जो चरण है उसको तोड़ें और कौन सा मुख्य चरण है और कौन से जो है उससे कम मुख्य चरण है उसके अनुसार जो है हम अपने अंक जो है वो आवंटित कर दें, जिससे कि बच्चे के साथ भी ये न्याय हो कि आखिरी में अगर उसका उत्तर कहीं किसी कारण से गलत आता है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, कुछ होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने सारा पूरा प्रश्न गलत कर दिया है। हम उसको चरणवार नंबर दे रहे हैं और अगर उसका उत्तर मान लीजिए आखिरी में गलत आ रहा है तो अगर आधा नंबर उसका कटता है तो बाकी जो अंक है वो उसको अलग अलग स्टेप्स में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन, स्लाइड नंबर 12 पे। चलिए, तो आपने देखा जो अभी हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम अंकों का वितरण जो है हम लोग वो करते हैं, जो अभी अपन बात कर रहे थे। अभी इस स्लाइड के साथ ही हम लोगों ने इस बारे में बात की कि प्रश्न के लिए स्कोर कार्ड का प्रकार और अंकों का वितरण इन बिंदुओं पर निर्भर करता है। देखिए कि प्रश्न का टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बात। दूसरा, प्रश्न में कौन कौन से प्रतिफलों को सम्मिलित किया गया है और कौन से सीखने का प्रतिफल अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा सीखने का प्रतिफल कम महत्वपूर्ण है, ये हम लोगों ने बात की है कि टोटल जो जितने भी हमारे प्रतिफल हैं उनमें कौन सा प्रतिफल ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम उसको ज्यादा अंक आवंटित कर देते हैं जब हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। 3 अंक है, जैसे आपने देखा 3 अंक का प्रश्न था, उसमें से हम लोगों ने 2 अंक त्रिभुज के जो बाह्य कोण का गुण है उसके लिए हमने आवंटित किया और आधा नंबर गणना के लिए आवंटित किया और आधा नंबर वो समद्विभाजक को समझने के लिए हमने आवंटित कर दिया। तो ये इस प्रकार से जो है हम लोगों को, अब अगर हमको इस प्रकार से आवंटन करना है तो ये महत्वपूर्ण होगा कि हम पहले हर प्रश्न के टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को समझें,
उसको लिखें प्रॉपर वे में, और हम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि हम कौन कौन से लर्निंग आउटकम को का आकलन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये दो चीज अगर हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर पाते हैं और हम लोग उसको नोट कर पाते हैं अच्छे से, तो का एक अच्छा मतलब साइंटिफिक तरीके से एक आकलन जो है वो हम लोग कर पाएंगे और हमको सही जानकारी बच्चे की समझ के बारे में मिल पाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब उदाहरण पे हम लोग चलते हैं, है ना, उदाहरण देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि क्या स्ट्रक्चर था, कैसा था। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, दो तीन उदाहरण यहाँ पर आप लोगों के सामने में आएंगे कि हम लोग किस प्रकार से प्रश्नों के टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को बना पाएंगे, उनके क्या सीखने के प्रतिफल होंगे और उनका स्कोर कार्ड कैसा दिखता होगा। ठीक है। चलिए, तो ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं, इसमें जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि एक भवन के अर्ध गोलाकार गुंबज को रंग करवाने की जरूरत है। यदि गुंबज की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 रुपए प्रति 100 से वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसे रंगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान दिया गया है और इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। ओके। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा इस प्रश्न के स्कोर कार्ड को बनाने के लिए हमको इसके मुख्य घटकों को पहचानना होगा। मुख्य घटक जैसे मैंने आपसे बात की, हमको टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव की बात करनी है और उसके साथ में सीखने के प्रतिफल जो हैं वो हम लोगों को जो है वो डिसाइड करने हैं। तो आप देखेंगे जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है। यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या